हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं और एक लास्ट वीडियो है टॉपिक लीनियर अलजेब्रा का। ठीक है, इसमें हम कुछ वेक्टर स्पेस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थोड़े 8 रैंडम से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद हमारा लीनियर अलजेब्रा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी कोरस्पॉन्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इज इक्वल टू 4x1 x2 माइनस 5x2 यानी x2 का स्क्वायर इज। ये हमने लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी किया था ना कि क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे लिखना है। देखो, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, -5x2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट हो तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं, जो कि 0 है यहाँ पे। x2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और फिर 4x1 x2 है तो 4 का हाफ 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स हैविंग ए स्पैन दैट कंटेन पी क्यू आर इज डैश वेयर पी क्यू आर गिवन है 3 वेक्टर। अब देखो स्पैन क्या होता है। अब देखो 2 वेक्टर है। ठीक है, अब दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखो इस वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोनों वेक्टर मिलके सपोज करो ये V1 है, यानी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ना, कि मैंने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया V1 से, उस और V2 से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर बना सकते हैं हम। ठीक है, पर ये 3 डायमेंशन वेक्टर है, बट हमारे पास सिर्फ 2 वेक्टर है। तो मैं 3 डायमेंशन के सारे वेक्टर नहीं बना सकता 2 वेक्टर से। ठीक है, उसके लिए मुझे 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए, बट मेरे पास सिर्फ 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, ये दोनों वेक्टर मिलके कुछ वेक्टर ही बना सकते हैं 3D के, और वो भी एक 2 वेक्टर है तो एक 2D स्पेस रहेगी। ठीक है, सॉरी, एक प्लेन रहेगा, है ना वो। प्लेन 3 डायमेंशन में रहेगा, मतलब कोऑर्डिनेट 3 रहेंगे, बट एक प्लेन ही रहेगा। मतलब कि कुछ कोई भी ऐसा रैंडमली प्लेन एज्यूम कर लो। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, उस प्लेन में ये दोनों वेक्टर होंगे V1 V2, कहीं भी मान लो। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो वेक्टर बनेंगे वो सारे एक प्लेन में ही होंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए पूरे 3 डायमेंशन हमारी वेक्टर स्पेस है, तो ये प्लेन एक सब स्पेस है। ठीक है, तो अब ये दोनों वेक्टर मिलके पी क्यू आर क्या बना सकते हैं, क्या पी क्यू आर इसी प्लेन में आते हैं। ठीक है, या फिर अगर देखा जाए अगले ऑप्शन देखिए हम B C D। सबसे पहले हम अगर हमें ये पता चल जाए कि तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता, क्योंकि ये देखो 2 का तो हम बता सकते हैं डायरेक्टली देख के, अब 3 का नहीं बता सकते, क्या पता इन दोनों कॉम्बिनेशन से बनाओ। अगर ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए, इट मीन्स ये पूरी 3 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर आ गए, ये पूरी R3 3 डायमेंशन वेक्टर्स पे स्पैन कर रहे होंगे, फिर तो पी क्यू आर चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, फिर तो वो आएंगे ही आएंगे पूरी R3 में। ठीक है, सिमिलरली इन तीनों का ये मतलब है। ठीक है, तो मेनली इसको देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये मान लेते हैं कि चलो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से A B1 और B B2 से वेक्टर कैसे बनेंगे, -6A +4B -3A -2B 6A +3B इज इक्वल टू PQR चेक करना है। ठीक है, एक तो इस क्वेश्चन में एक और वर्ड है जिससे काम आसान होगा, ऑर्थोगोनल। इन्होंने बोला ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो -6 -4, -6 × 4 -24, -3 -2 +6 +18 इक्वल टू 0। चलो ये ऑर्थोगोनल तो है। ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शन है उसमें वेक्टर्स ऑर्थोगोनल ही नहीं है, तो इसलिए वो देखेंगे नहीं हम। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये ऑर्थोगोनल मिलेगा ही नहीं। 30 + 14 -33, सॉरी +33, तो है ही नहीं ऑर्थोगोनल, तो ऑप्शन भी खत्म हो गया। ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है। इसमें देखो ये दोनों नहीं होंगे, देखो 6 × 3 = 18, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों का आंसर भी पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई करके, तो 0 आएगा ही नहीं, ये भी गलत। ठीक है, और बाकी ये तो सारे ही ऑर्थोगोनल हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इससे बाकी ऑप्शंस खत्म हो गए।
बाकी तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है। और बनेंगे कैसे, हमें चेक कैसे करना है कि -10 -1 3। ठीक है, ये पी है। अब चेक कर लो, देखो, -6 + 4b, -6 + a + 4b किसके इक्वल होना चाहिए, -10 के। और -3a -2b किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6a -4b इक्वल टू होना चाहिए, अच्छा ऊपर वाले को अगर हम 3 डिवाइड कर लें 2 से, ठीक है, जितना छोटा है उतना बेटर है। दोनों को ऐड करेंगे, -6a = -6, a = 1। A 1 आ गया, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी आएगी फिर, a अगर 1 है तो b की वैल्यू आई थिंक -1 आ रही है। ठीक है, अब ये हमने पहले दो इक्वेशन से फाइंड किया ना। अब तीसरे में पुट करके देख लेते हैं, तो 6a, 6 प्लस माइनस 6 - 3 3। ठीक है, तो इस तरह बाकी भी चेक कर सकते हो। एक चीज और है कि अगर सपोज करो, आ, अगर p, अगर इन दोनों की अपनी स्पैन में p आ रहा है, तो इट मीन्स अगर हम तीनों वेक्टर का रैंक निकालेंगे, ठीक है। अब p तो इन पे, इनके दोनों से कॉम्बिनेशन से बना है, तो p तो इनके साथ लीनियरली डिपेंडेंट होगा, तो इनका रैंक 2 आना चाहिए। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इन पांचों वेक्टर को लेके रैंक निकाल लें, अगर रैंक 2 आ गया तो ठीक है। ठीक है, बट आई थिंक सिंगल सिंगल ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि फिर ये मिक्स हो जाएगा QRP। ठीक है, तो इन दोनों के साथ P को लें, फिर रैंक निकालें 2 आना चाहिए, इन दोनों के साथ Q को लें, फिर रैंक 2 आना चाहिए, इन दोनों के साथ R को लें, रैंक 2 आना चाहिए, या फिर हम इस मेथड से करें। ठीक है, बट पेपर के हिसाब से तो ऑर्थोनल आ गया तो कट कर दें। बाकी फिर अगर ऑर्थोनल ना हो, ठीक है, फिर हमें इन तीनों वेक्टर देखने पड़ेंगे कि जैसे मैंने बताया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तीनों लीनियर इंडिपेंडेंट आगे काम वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, कि फिर सारे वेक्टर बना पाएंगे। अगर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, फिर हमें इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो और लेंथी बनता जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन सोल्यूशन टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या है हमारा, ये वाला सोल्यूशन है ना इसका। तो इस पे कौन सा वेक्टर लीनियर डिपेंड है, यानी कि इसके कॉम्बिनेशन से बना है, तो फिर वही, या तो इसको उठा ले हम, ठीक है, और इक्वल टू रखते हैं फिर सबके, इसके इक्वल। ठीक है, ए बी की वैल्यू निकाले, ए बी की वैल्यू आ गई तो ठीक है, अगर नो सोल्यूशन आया तो मतलब डिपेंडेंट नहीं है। या फिर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, देखो कि ऑप्शन ए के हिसाब से मेरा सब -6 -3 6 4 -2 3। पहला ऑप्शन देखो, 8 9 और 3। अगर हम थोड़ा इसमें लगा लें, -6 4 8। ठीक है, R2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ मैं कि R2 - R1/2, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -4, यहाँ पे 5। ठीक है, और R3 - R1 0 7 11। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -6 -14 -35, तो नॉन जीरो ही है ना। ठीक है, इट मीन्स ये वेक्टर इन दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करते हैं। 2 -17 30। ठीक है, सेम चीज कर रहे हैं, -6 4 2, यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 2 से करके माइनस करना है, तो यहाँ पे -4, यहाँ पे -18, यहाँ 0, यहाँ प्लस, यहाँ 32। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, 4 3 7 32, -6 8। अच्छा -2 था यहाँ पे, तो मान लो कुछ तो गलती की है, -2, तो यहाँ पे आएगा -16।
अच्छा, और यहाँ भी 28 आ जाएगा। ठीक है। -6, माइनस 8 चौका 32, 4 दूनी 8 11, या माइनस माइनस प्लस 112। ठीक है, यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो मतलब इसका डिटरमिनेंट जीरो, इट मीन्स ये वेक्टर इन दोनों पे क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट x1 x2 xm आर m नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, m नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर है। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय टू एम वेक्टर x1 x2 अप टू xm माइनस x1 माइनस x2 माइनस xm। ठीक है, अब देखो अगर x1 x2 xm, ठीक है, अब अगर ये m वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं तो किसको स्पैन कर रहे होंगे, r की पावर m, यानी m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को। ठीक है, अगर सपोज करो मैं 2m वेक्टर लेता हूं, यानी कि x1 x2 xm माइनस x1 x2, तो ये कौन से वेक्टर स्पेस को स्पैन करेंगे। अब देखो, अब इसमें से जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो गए, ठीक है, अब ये आपस में ऑर्थोगोनल है, इट मींस लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे उतने डायमेंशन वेक्टर स्पेस को स्पैन करेंगे। पर हमें साफ साफ दिख रहा है x1 माइनस x1 दोनों आपस में लीनियरली डिपेंडेंट ही है, तो इसको कोई मतलब नहीं है। x2 पे माइनस x2 लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इन सब वेक्टर्स का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हमारे पास वेक्टर m ही है, तो ये m डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ही स्पैन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन यूजिंग पार्शियल पाइवटिंग, द पाइवट्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई आर। देखो हमारे पास तीन इक्वेशन है, 5x + y + 2z = 34, 4y - 3z = 12, 10x - 2y + z = -4। ठीक है, गोज एलिमिनेशन में क्या करेंगे, पहले हमें x का कंपोनेंट एलिमिनेट करना है। ठीक है, बट इसमें क्या करना है, सबसे पहले हाईएस्ट वाले को ऊपर रखना है। ठीक है, तो 10x - 2y + z = -4। ठीक है, 4y - 3z = 12, 5x - y + 2z = 34। ठीक है, तो यहाँ पे x का पाइवट क्या आ गया, हाईएस्ट वैल्यू 10। ठीक है, तो जब हम पाइवट से निकालेंगे हाईएस्ट वाला ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब इसको 10 को लेके 5 को एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि मैं R3 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 माइनस R1/2। मेरे पास 10x - 2y, मतलब वो मैंने मैट्रिक्स में, बट ये मान लो कि इक्वेशन, ठीक है, कि यहाँ पे इक्वेशन 3 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, 3 माइनस पहली डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो -4, जीरो तो यहाँ पे है ही, 0x चलो लिखने की जरूरत नहीं है, 4y - 3z = 12, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 माइनस माइनस 1 तो +2y, और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 माइनस हाफ, 3/2, z = 34, 36 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम y का देखें, अब इन दोनों में से y को एलिमिनेट करना है, तो सबसे 4 और 2 में से हाईएस्ट क्या है, 4। ठीक है, तो y का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 4। 4 को लेके ये 2 एलिमिनेट करना है, तो बेसिकली R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे हम, R3 माइनस R2/2। ठीक है, तो बेसिकली 10x - 2y + z = -4। ठीक है, और 4y - 3z = 12, जीरो आ जाएगा, तो 3/2, 3z आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाय 2, 30। ठीक है, तो इस तरीके से ये x का पावर हो गया, ये y का, ये z का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ v1 एंड v2 आर 4 डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ 6 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो 6 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर 5 डायमेंशनल की सबस्पेस भी होगी, 4 डायमेंशनल की भी, 3 की भी, 2 की, 1 की भी। ठीक है, तो v1 v2 4 डायमेंशनल सबस्पेस है, तो यानी कि v1 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से बनी होगी। ठीक है, उसके बेसिस वो होंगे। देन स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायमेंशन ऑफ v1 समीशन इंटरसेक्शन v2। ठीक है, अब देखो, अब v1 + v2, ठीक है, यानी कि
दोनों वेक्टर स्पेस मिला के, ठीक है, अगर मैं मिला दूं दोनों को, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1 प्लस डायमेंशन ऑफ V2 माइनस डायमेंशन ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2 कितना होगा, डायमेंशन ऑफ V1 प्लस डायमेंशन ऑफ V2 माइनस डायमेंशन ऑफ V1 प्लस V2। ठीक है, या यूनियन लिख लो, एक ही बात है। तो V1 का डायमेंशन कितना है, 4, इसका है 4, इसका। अब इन्होंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट के लिए इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो दोनों 4 डायमेंशन की वेक्टर स्पेस मिला के 4 + 4 8 आएगा, बट वो तो पॉसिबल नहीं है ना कि 8 डायमेंशन वेक्टर स्पेस बन जाए, तो मैक्सिमम तो 6 ही है, तो दोनों मिला के मैक्सिमम 6 डायमेंशन वेक्टर स्पेस बना सकती हैं। तो 8 - 6 2। तो इंटरसेक्शन का मिनिमम डायमेंशन होगा 2। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 4 + 4 8, बट 8 तो 6 से ज्यादा, तो मैक्सिमम 6 की डायमेंशन की बना सकती हैं, 5 की और 4 की तो खुद आई, 6 4 5 ये ऑप्शन है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे हम देखें। सपोज करो आंसर इसका 2 आ जाएगा, कि हमारे पास एक 3 डायमेंशन स्पेस है, जिसमें वेक्टर V1 V2 क्या है, इनका डायमेंशन 2 है। यानी अगर मैं बोलूँ V1 किससे बनी है, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, उसी से बनी है। ठीक है, V2, ठीक है। अब देखो, इसके दो बेसिस ये हो गए, इन दोनों वेक्टर से मिला के जितने वेक्टर बनेंगे वो सारे V1 में है, यानी कि एक 2 डायमेंशनल सब स्पेस है R3 में। सिमिलरली ऐसा मान लो V2, अब देखो ये डिपेंड करेगा, अगर मैं सपोज करूँ V2 इस तरीके से ले लूँ, बहुत आसान, सही, चलो ठीक है। ठीक है, अब देखा जाए, ये दोनों मिला के, मैंने जेड कंपोनेंट जानबूझ के जीरो किया हुआ, ठीक है, दोनों वेक्टर मिला के एक्स वाई प्लेन पूरा स्पैन कर देंगे। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं एक्स वाई प्लेन में जो वेक्टर बना सकता हूँ बना लूंगा। ये दोनों वेक्टर भी आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट है, देखो जेड जीरो है, तो दोनों वेक्टर को मिला के मैं एक्स वाई प्लेन में कोई भी वेक्टर बना सकता हूँ। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए, इन दोनों का जो एक स्पैन है वो सेम ही है, एक्स वाई प्लेन ही है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड भी कर दूं, मतलब इन चारों वेक्टर को ले भी लूं, तब भी मेरे पास सिर्फ दो ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, ये दोनों तो इससे मिलके ही बने हैं। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, कॉमन आएगा, वो क्या आएगा, एक्स वाई प्लेन ही आएगा। इस केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डायमेंशन V1 और V2 का है वो 2 ही है। अगर दोनों को मैं मिला भी दूं, तब भी मेरे पास आ, मैं एक्स वाई प्लेन को ही स्पैन कर पाऊंगा। ठीक है, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों का कॉमन वो भी 2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, अब एक केस और ले लूं अगर मैं, कि R3 है, दोनों का डायमेंशन 2 है, V1 मेरा है 1 0 0, ये है 0 1 0, V2 में ले लेता हूँ 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, अगर ये देखा जाए, ये V1 एक 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ये Z मैंने जीरो किया हुआ, यानी कि ये पूरा एक्स वाई प्लेन स्पैन कर देंगे दोनों वेक्टर मिलके। V2 वेक्टर स्पेस जो है मेरी, सब स्पेस जो है 3 डायमेंशन में, एक्स मैंने जीरो कर दिया, यानी पूरा वाई जेड को स्पैन कर देंगे। ठीक है, अगर मैं चारों वेक्टर को मिला दूं, दोनों को मिला दूं, ऐड करूं यानी यूनियन कर दूं, तो इस चारों में से 3 लीनियर इंडिपेंडेंट आ गए, ये और ये, यानी पूरी वेक्टर स्पेस में स्पैन कर सकता हूँ दोनों को मिला के। तो यानी कि डायमेंशन जो आ जाएगा यूनियन का, वो 3 आएगा। बट अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन देखूं, ये दो प्लेन, ऐसा नहीं वेक्टर नहीं देखने हैं कि ये कॉमन वेक्टर क्या है। ठीक है, हमें देखने हैं कि जो सब स्पेस ये कवर कर रहा है, जो सब स्पेस ये कवर कर रहा है, दोनों कहीं इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो अगर देखा जाए एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन, ठीक है, एक लाइन पे इंटरसेक्ट करना है, एक डायमेंशन पे, जो कि ये बेसिकली आई थिंक एक्स वाई प्लेन
और वाई जेड प्लेन जेड एक्सिस पे मिल रहे हैं ना, तो वो दोनों का इंटरसेक्शन आ गया, वन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, डायमेंशन ऑफ V1 प्लस डायमेंशन ऑफ V2, यानी 2 + 2 4 माइनस इंटरसेक्शन -2 4 - 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 + 2 4 - 1 = 3। ठीक है, तो अगर देखा जाए इंटरसेक्शन जो है, इस केस में मैक्सिमम 2 आ सकता है, 1 भी आ सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेक्टर्स E1 E2 E3 फॉर्म orthogonal basis of three dimensional real space R3, then vector U belong to R3 can be expressed as। तो ये तो सिंपल ही है। देखो U मान लो A E1 प्लस B E2 प्लस C E3 से मिलके बना है। ठीक है, अब चेक कर लो ऑर्थोगोनल है कि नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जीरो आएगा। इन दोनों करोगे तब भी जीरो आएगा। इन दोनों करोगे तब भी जीरो आएगा। ठीक है, तो A E1 यानी कि A B E0, पहले मैं एक्स कंपोनेंट ले रहा हूँ ना, A × B0 -2C, और जीरो यहाँ पे बी ही आ जाएगा। यहाँ पे 2A + C, ये किसके को लाना चाहिए, 4 3 - 3, तो यानी कि A - 2C इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 3, 2A + C इज इक्वल टू -3। ठीक है, B इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 3, सी और डी में। तो पहले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2A - 4C इज इक्वल टू 8, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5C इज इक्वल टू -11, C इज इक्वल टू -11/5। तो ऑप्शन डी आना चाहिए। ठीक है, तो ए भी निकाल लेना। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इन द राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम आर 1, 1, 1। द ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट ऑफ पी ड्यू टू 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, देखो नए पॉइंट जो आएगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, पॉजिटिव एक्स के अलोंग हमने किया है, तो एक्स में तो चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 0 0 0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये वाला एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स ही रहने वाला है। और रोटेशन की हमने क्लॉकवाइज। ठीक है, अब या तो आप इस तरीके से देखो कि यार cos थीटा साइन थीटा -sin थीटा cos थीटा, बट थीटा आप क्या करो फिर इस केस में, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लो। ठीक है, यानी कि जैसे हम, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया पॉजिटिव, ऐसे लेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, तो क्लॉकवाइज है तो हम नेगेटिव लेंगे। तो 45 है, तो 1 0 0 0 कॉस -45 इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1/√2 ही आएगा। साइन -45 -1/√2 आ जाएगा। ठीक है, जीरो माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/√2 कोस, तो ऐसे ही आएगा। और पॉइंट क्या था हमारा, 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा एक्स, वाई हमारा जीरो आ जाएगा, जेड हमारा 1/√2 प्लस 1/√2√2। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर इस क्वेश्चन में तो हम विजुलाइज भी कर सकते हैं। सपोज करो, देखो कि अगर मान लो, करना क्या है हमें, कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, पॉइंट कहाँ, कहीं चलो हवा में हो, हमें एक्सिस को रोटेट करना है अराउंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे। ठीक है, इसको हमने इसको फिक्स किया, ऐसे रोटेट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको 2D में बनाऊं, कि सपोज करो ये वाई है, ये जेड है, एक्स ऑब्वियसली प्लेन से बाहर आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है, और उसके अराउंड मुझे रोटेट करना है क्लॉकवाइज, यानी मैंने इस तरीके से रोटेट करना है। ठीक है, मेरा पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट मेरा हवा में होगा ना, 1, 1, 1। तो जब मैं ऐसे रोटेट कर रहूंगा, हवा में है, एक्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं वाई जेड का ही लिख लेता हूँ कि 1, 1। ठीक है, क्योंकि ये 1 है, ये 1 ही आएगा। ये चेंज हो रहा है, 1, 1। अब क्या रोटेट हो रहा है, ये पूरा एक्सिस रोटेट हो रहा है ना। अगर एक्सिस क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो क्या पॉइंट, अगर चाहे मैं ऐसे लिख दूं कि इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो एक्सिस को या तो मैं ऐसे बना दूं, पॉइंट तो यहीं पे रहेगा, या मैं पॉइंट को ही उल्टा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, कितना, 45 डिग्री। अब ये ऑलरेडी कितने एंगल पे है, 45 डिग्री पे। क्या ये √2 है इसका रेडियस, तो जब ये 45 डिग्री रोटेट होगा, तो क्या ये यहाँ पहुंच जाएगा,
यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये √2 है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, √2, ठीक है। इस तरीके से गया, तो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है, कि कोई और बहुत ही रैंडम हो, कि रैंडम लाइन के अराउंड रोटेट करना है, फिर तो मुश्किल मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। जब हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट करना होगा, आई थिंक वो हम थोड़ा इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो ये तो है ही, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव जेड एक्सिस बोलेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलेगा, तो ये जो 1 0 0 1 0 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ पे, 0 यहाँ, 0 यहाँ, 0 यहाँ, 0 यहाँ, कॉस यहाँ पे आ जाएगा, मतलब उस हिसाब से, ठीक है, कि वाई हमारा सेम रहे। यहाँ कॉस आ जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसी तरीके से 8 क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक के खत्म होते हैं, ठीक है। थोड़े रैंडम के क्वेश्चन थे, आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखा हो, प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।